आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद। हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलेगा आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी और बिजनेस को लेकर के क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होगा या नहीं होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में मिलेंगे। आपकी हर समस्या का ज्योतिष बताएंगे समाधान। पंडित अमित पांडे जी जो है वो पूरा समाधान यहां पर बताने जा रहे हैं, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न कुंडली, और सबसे पहले आज के पंचांग के साथ आचार्य जी शुरुआत करते हैं। तो आज का पंचांग क्या कहता है बताइएगा। देखिए, आज है 13 फरवरी 2025 और दिन है गुरुवार का, बृहस्पतिवार का। अब माघ कल समाप्त हो गया, माघ की पूर्णिमा माघी के साथ समाप्त हो गया। अब फाल्गुन माह की शुरुआत आज 13 फरवरी 2025 से हो गई। फाल्गुन का पहला दिन है, कृष्ण पक्ष है आज, और प्रतिपदा तिथि है। और प्रतिपदा तिथि आज रात्रि के 8:21 तक रहने वाली है। उसके बाद द्वितीया की शुरुआत हो जाएगी। अगर मैं नक्षत्र की बात करूं तो मघा नक्षत्र है, जो कि सिंह राशि का नक्षत्र है। वो रात्रि 9:07 तक रहने वाला है। अर्थात आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनका मघा नक्षत्र में जन्म होगा, उनकी राशि सिंह होगी। अगर मैं योग की बात करूं तो योग आज शोभन योग है, जो कि सायंकाल 7:31 तक रहने वाला है। कर्ण बालव है। अब आते हैं शुभ मुहूर्त पे। आज अभिजीत मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त है लगभग 50-52 मिनट का, वो रहने वाला है 12:13 से लेकर के 12:58 तक। यह जो शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, इसमें सब प्रकार के शुभ कार्य आप कर सकते हैं जी। व्यापारियों के लिए, जो कारोबारी हैं उनके लिए चौघड़िया का शुभ मुहूर्त लाभ का 12:35 से 1:59 तक है। मतलब अभिजीत मुहूर्त और लाभ जो है चौघड़िया की कुछ समय के लिए एक साथ चलने वाले हैं। राहु काल जो विपरीत मुहूर्त होता है वह 1:59 दोपहर से लेकर के 3:23 तक है। मतलब चौघड़िया का जैसे ही शुभ मुहूर्त समाप्त होगा, ये राहु काल का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा। तो राहु काल में कोई नया काम करने से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आज चूंकि गुरुवार है तो जो दिक्सूल है, जो दिशाशूल है, वो दक्षिण दिशा का है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। चंद्र राशि आज सिंह है, सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान है। और सूर्य राशि का चूंकि परिवर्तन हो चुका है, अब सूर्य राशि कुंभ में रह रहे हैं। जी आचार्य जी, ये तो आपने पंचांग की बात की और आपने कई सारी चीजें जो है इसमें बताई। शुभ मंत्र की अगर हम बात करें तो कौन सा शुभ मंत्र जो है हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आप यहाँ पर बताएंगे जिसका जाप करने से फल मिलेगा? देखिए, अब ये फाल्गुन का महीना शुरू हो गया है। अब फाल्गुन में पड़ती है महाशिवरात्रि जी। तो मैं अभी ने सभी दर्शकों को बता दूं, इस पूरे फाल्गुन में 2 विषय पे ही प्रोग्राम करने जा रहा हूं। एक तो भगवान शिव की आराधना पे, चूंकि महाशिवरात्रि इस पावन पर्व का महीना आता है। दूसरा होली, होलिका और भगवान श्री कृष्ण का जो फुलेरा दूज होता है वो इसी फाल्गुन के महीने में पड़ता है। एक कृष्ण पक्ष में है, एक शुक्ल पक्ष में। तो आज मैं फाल्गुन के इस महीने की शुरुआत कर रहा हूँ भगवान शिव के दिव्य मंत्र से, रुद्र गायत्री से, शिव गायत्री से। रुद्र गायत्री है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये रुद्र गायत्री है, ये शिव गायत्री है। अब ये फाल्गुन के महीने पर्यंत, ये जो 30 दिन फाल्गुन का महीना है, इसमें अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं, रुद्र गायत्री का जप करते हैं, मान लीजिए फाल्गुन के पूरे 30 दिन अगर नहीं करते हैं, तो आज चूंकि ये पहला दिन है, आज से शुरू करके और जो शिवरात्रि आएगी वहाँ तक भी अगर आप 13-14 दिन अगर इस जप को करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव के असीम कृपा के पात्र बनेंगे। सबसे बड़ी बात उनके लिए जो किसी बीमारी या संकट से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह रुद्र गायत्री बहुत इफेक्टिव है। और एक किरण जी, बड़ा आपको बात बताता हूँ, उनके लिए जिनकी बीपी बढ़ती है बार बार, जो रक्तचाप की बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, आप अपनी बीपी को मॉनिटर कर लीजिए। और मॉनिटर करने के बाद इस रुद्र गायत्री का जप आप 10 मिनट करिए, 15 मिनट, और फिर 25 मिनट बाद आप बीपी अपनी मॉनिटर कर लीजिए।
उसमें गिरावट जरूर आएगी, बीपी आपकी सामान्य की तरफ बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ा इफेक्ट है रुद्र गायत्री का, भगवान शिव कृपा से। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं कोई पुस्तक पढ़ करके, मैंने इसको अभ्यास किया है, मैंने इसका प्रयोग किया है, मैंने इसके परिणाम देखे हैं, इसलिए बिल्कुल आपने तो उपाय जो मैं अब आपसे पूछने भी जा रही थी, जो आपने संकट की भी बात की, तो देखिए उपाय एक तो आपने ये दे दिया जो बीपी से बहुत ज्यादा परेशान है, और मुझे लग रहा है कि 100 में से लगभग 90 ऐसे लोग हैं जो बीपी से बहुत ज्यादा परेशान है, जिनका बीपी जो है बहुत अप एंड डाउन होता है। तो ऐसे में इस मंत्र का जाप करिए, और बाकी संकटों के लिए आप कौन सा उपाय जो है हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए आज भगवान शिव की चर्चा हो रही है, तो भगवान शिव से जुड़ा हुआ उपाय भी मैंने लिखा है जी। आज आप अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु जीवन के लिए, पारिवारिक सुख शांति के लिए भगवान शिव का पूजन करें बिल्वपत्र से। एक बिल्व शिवार्पणम, एक बिल्व अगर आप भगवान शिव पे अर्पित करते हैं तो आपके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जब पाप नष्ट हो जाते हैं, जब अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो जीवन में शुभता आती है, सुख संपत्ति आती है, और निरोगी और दीर्घायु जीवन की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव कृपा से सब कुछ प्राप्ति संभव है जी। तो बेलपत्र शिव जी को अर्पित करें, और इससे देखिए ये जो उपाय है वो आचार्य जी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है, ताकि आपके संकट जो है वो दूर हो जाए। इसी के साथ वास्तु का बहुत ज़्यादा आज महत्व है आचार्य जी। अगर हम बात करें कि आपने घर बनाया तो किस वास्तु में आपको चीज़ें रखने की ज़रूरत है, किस दिशा में चीज़ें होनी चाहिए, तो वास्तु टिप्स आप आज के दिन क्या देना चाहेंगे? देखिए आज का वास्तु टिप्स प्राय घरों में लोग फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं समझते हैं उसके लिए बता देता हूँ कि आप जब भी मकान में कोई भी दरवाज़ा बनाएं, चाहे मुख्य द्वार हो, चाहे कमरे का द्वार हो, या आपके वॉशरूम का ही द्वार क्यों ना हो, जितने भी आप डोर लगाएं वो सारे डोर प्रयास करें कि वो दाहिने तरफ खुले। मतलब जब भी आप जो है दरवाजे खोलने जाएं तो दाहिने हाथ की तरफ वो दरवाज़ा खुले। ये बहुत बड़ी एक वो होती है। प्रायः लोग जो है, और ये देखिए अब इसमें फ़र्क है कि आप ये पूछेंगे कि पंडित जी प्रवेश करते समय कि बाहर निकलते समय। बाहर निकलते समय जो मुख्य द्वार की जब भी बात वास्तु में की गई है तो घर से बाहर निकलते समय की जाती है। कभी भी घर में प्रवेश करने का, देखिए जब आप अपने घर जा रहे हैं तो आपका घर चाहे टूटा हो, चाहे बहुत बड़ा महल हो, और चाहे झोपड़ी हो, घर हमेशा आपको आश्रय देता है। तो घर में प्रवेश का कोई वास्तु से फर्क नहीं पड़ता। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब उसकी शुभता अशुभता का प्रभाव आपके जीवन पे दिखाई देता है, खास करके मुख्य द्वार का। तो मुख्य द्वार जैसे लोग कहते हैं उत्तर दिशा का है, तो उत्तर दिशा का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है उत्तर दिशा से आप प्रवेश करिए, नहीं। जब आप घर से बाहर निकलिए तो आपके सामने उत्तर दिशा हो। तो उसी तरह से जब आप घर से बाहर निकलें तो दरवाज़ा जब आप खोलें तो आप अपने दाहिने की तरफ दरवाज़ा खोलें और बाएं की तरफ से आप निकलें। ये बहुत अंतर है, और इसको सब दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि जब आप घर से बाहर निकलें, अब आपने मान लीजिए घर से बाहर आप निकल रहे हैं और दरवाज़ा जब आप खोल रहे हैं तो वो दरवाज़ा दाहिने हाथ से खोलें, और दरवाजे का जो पल्ला, अगर एक दरवाज़ा है, मान लीजिए आजकल तो पहले 2 दरवाजे लगते थे, लेकिन अगर सिंगल अगर आपका दरवाज़ा है तो वो दाहिने तरफ ही खुले। ये विशेष सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन घर से बाहर निकलते समय, प्रवेश करते समय नहीं। बिल्कुल, तो इसका ध्यान जो है व्यूअर्स रखें, खास तौर से कि घर जब बना रहे हो तो दरवाजे जो है वो जिस तरफ खुलने की बात यहाँ पर आचार्य जी ने की है उधर खुले तो बेहतर आपकी ज़िंदगी जो है वो होगी। हमारे साथ आचार्य जी जो कॉलर्स हैं उनके फ़ोन आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और सबसे पहले कॉलर जो है अंजू हमारे साथ जुड़ चुकी है बिहार से। अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? नमस्ते पंडित जी, मैं अपने बहन बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरी बहन की बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 2007 जी, और 11:26 को उसका 11:26 जी, सुबह की शाम, 11:26 सुबह की शाम मैं उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। जैसे उसको पहले हैदराबाद में लोग शिफ्ट किया था अभी के लिए, होशियारपुर, पंजाब से होशियारपुर में गई है। नहीं, आपने ये नहीं बताया कि रात में जन्म हुआ है कि दिन में जन्म हुआ है। 11:26 बताया। सुबह में 11:26 में जन्म हुआ। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ? जन्म स्थान कहाँ है? हाँ, होशियारपुर, पंजाब में। पंजाब।
सर उसका क्या है कि उसको 2 जगह शिफ्ट किया गया पढ़ाई के लिए, लेकिन अभी तक वो उसको जैसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन अभी 10th के बाद वो पढ़ नहीं पा रही है, इसीलिए उसके बारे में कुछ बता रही है, कुछ उपाय बताए। देखिए, जो आपने अपने बच्चे की डिटेल बताई है 11 नवंबर 2004 11:26 दिन में होशियारपुर पंजाब का, इसके हिसाब से धनु लग्न की कुंडली है इस लड़की की और जन्म राशि इस लड़की की है तुला, क्योंकि जन्म राहु के नक्षत्र में हुआ है, स्वाति नक्षत्र में हुआ है और अभी बृहस्पति में शनि का अंतर है। तो इस समय जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई अभी इनकी 9 जुलाई 2026 तक नहीं हो सकती है, चाहे आप कितना ही परिवर्तन कर लें। बड़े से बड़े अध्यापक, बड़े से बड़े टीचर, बड़े बड़े फैकल्टी के आप अरेंजमेंट कर दें, बड़े विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं एडमिशन करा दें, ये जो दौर है पिछले 1 वर्ष से और आगे आने वाला 1 वर्ष, ये 30 महीने का कालखंड ऐसा है कि जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं, केवल सोते हैं, शरीर में आलस से बढ़ जाता है और व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। चाहे ये जीवन के जिस दौर से गुजर रहे हों, अगर अष्टम में शनि की दशा आती है तो इन्हें 2 चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, सोना और खाना। ये 2 चीज़ें, शरीर में थकान और आलस से बने रहे, ये बीमारी हो जाती है एक तरह से। और ये दशा जब से शुरू हुई है, बृहस्पति में शनि का अंतर आया है, तब से ये फ़र्क शारीरिक रूप से एक तरह से ये फिजिकल जो है इनके अंदर चेंज आया है, ट्रांसफार्म हुई है शरीर, और ये जब से आया है तब से ये हो रहा है। और इसकी शुरुआत पिछले वर्ष अप्रैल से हुआ है और 28 अप्रैल 2024 से ऐसा इनको अनुभव हो रहा है और तब से ये पढ़ाई के प्रति इनका मोह भंग हो गया है। पढ़ना चाहती हैं, बहुत इच्छा करती है पढ़े, लेकिन शरीर जो है इनके अनुकूल नहीं है, आलस और अधिक से अधिक भूख लगना। ऐसे लोग को रात में भी कार्विंग बहुत होती है, जब रात सोने जाते तब भी लगती है कुछ पाऊँ खा लूँ, ये स्थिति हो जाती है। तो इसके लिए आप पहले इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अपनी आदतों पर नियंत्रण करें। पहले शरीर ठीक करें तो उसके बाद पढ़ाई अपने आप ठीक हो जाएगी। अन्यथा 9 नवंबर 2026 तक, जब तक ये बृहस्पति में शनि का अंतर रहेगा, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, पढ़ने की इच्छा ही नहीं करेगी, किताब लेकर के पढ़ना शुरू करेंगी, जिस टेबल पढ़ेंगी वहीं सो जाएंगी, जिस बिस्तर पढ़ेंगी वहीं सो जाएंगी। कहने का मतलब शरीर में आलस और भूख की अधिकता होने की वजह से किसी ठीक प्रकार से काम में मन नहीं लगता है। तो ये थोड़ा सा मेडिकली ये प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर को दिखाएं, जरूर लाभ मिलेगा। ग्रहों की बात की जाए तो आप शनि का दान करा सकते हैं इनके लिए। शनिवार के दिन शनिवार का दान सरसों का तेल हो गया, तवा, चिमटा, कढ़ाई, कंबल, ये आप जो है शनिवार के दिन अगर दान कराते हैं तो ज़रूर थोड़ा 10-20% आराम मिलेगा। लेकिन मुख्य समस्या जो है वो सेहत की है। किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाएं, उनकी सलाह पे आप कोई एक्शन लें। बिल्कुल, उम्मीद है अंजू जी आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिला होगा और आप फॉलो करेंगी जो यहाँ पर आचार्य जी ने कहा है। आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और सारी स्थितियाँ जो है वो ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर आचार्य जी अशोक कुमार हैं, अमृतसर से जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, हमारे बेटे की जन्म तारीख है 17 दिसंबर 1999, दिन 12:22, अमृतसर। सुबह या शाम? सुबह जी 12:22 AM। AM मतलब दोपहर में कि रात में? आप रात और दोपहर बताइए, एम पी हम कर लेंगे। 16 की रात और 17 की दिन। हाँ ठीक है, 0022 हो गया, ठीक है जी। क्या पूछना है आपको? शादी नहीं हो रही जी, कैसी हो गई? देखिए, विवाह की बात की जाए तो इनकी सिंह लग्न कुंडली है और सप्तमे सिंह का शनि नीच राशि में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत मुश्किल से शुरू भी होता है और होने के बाद भी उसमें कुछ न कुछ समस्याएं, दिक्कत बनी रहती हैं। किसी भी पुरुष की कुंडली में दाम्पत्य सुख दिखने के 3 कारक जिम्मेदार होते हैं। प्रथम कारक होता है सप्तम भाव, दूसरा कारक होता है सप्तमेश और तीसरा कारक जो कि किसी भी पुरुष की कुंडली में दाम्पत्य और मैरिज लाइफ और प्रेम का, रोमांस का कारक होता है शुक्र। तो इनकी कुंडली में सप्तम और सप्तमेश दोनों पीड़ित हैं। सप्तम भाव का स्वामी शनि नीच का है, लग्न में बृहस्पति के साथ है। दूसरी बात, शुक्र अपने भाव को भी पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। तो अभी सन 2026 के जुलाई तक इनके विवाह के योग नहीं है। जुलाई 2026 के बाद जब केतु का अंतर आएगा तब इनके विवाह के योग बनेंगे। वैसे इनके लिए आपको अगर विवाह आप जल्दी करना चाहते हैं तो साल में 4 बार
जो है आप रुद्राभिषेक इनके हाथ से, चाहे गंगा जल से चाहे दूध से जरूर कराएं। उसके बाद ही, क्योंकि ये सिर्फ विवाह की ही समस्या नहीं है, ये जब से शनि इनके जीवन में आया है तमाम तरह के उपद्रव कर रहा है, खास करके व्यापारिक बाधा, सेहत की बाधा और परिवार में कोई शुभ काम मांगलिक कार्य नहीं होने देता है। भाग्य हमेशा विपरीत फल करता है। तो ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आप एक निश्चित कर लें। वर्ष में अभी 2025 चल रहा है, फरवरी से लेकर के और दिसंबर पर्यंत 4 बार रुद्राभिषेक इनके हाथ से कराइए। तो सिर्फ विवाह की ही बात नहीं, जो जीवन की अन्य समस्या है उस पर विराम लगा, क्योंकि नीच का शनि व्यक्ति को बहुत तकलीफ देता है, बहुत पीड़ा देता है और ये पिता के लिए भी दोषपूर्ण होता है। मतलब आप उनके पिता हैं तो आपकी सेहत को भी खराब करेगा और आपको भी पैरों से और नसों की बीमारियां जरूर देगा। तो उम्मीद है अशोक जी आप जो उपाय यहाँ पर आचार्य जी की तरफ से बताया गया है उसको अपनाएंगे और आगे आने वाला दिन जो है वो बेहतर होगा। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं, दिल्ली से सीमा जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीमा जी बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म तारीख और जन्म स्थान वगैरह बता करके जो है क्या आप जानना चाहती हैं आचार्य जी से, बताइएगा। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं दिल्ली से सीमा बात कर रही हूँ। मेरे पंडित जी भाई हैं और वो लगभग मतलब 13 मार्च 2023 को घर से चले गए थे नाराज होकर के। अभी तक उनका कुछ पता नहीं लग रहा है, हम बहुत परेशान है पंडित जी। उनका मैं बताती हूँ, नाम और उम्र बता दीजिए। नाम और उम्र। मेरे भाई का नाम गौरव शर्मा है, घर में हम उसको बिट्टू बोलते हैं। ठीक है। और उसका 2 अगस्त 1972 का दोपहर 2 बजे का दिल्ली का जन्म है जी। ठीक है। देखिए ये जो इनकी कुंडली 2 अगस्त 1972 दोपहर 2 बजे का है। एक तो ये जन्म कुंडली के हिसाब से राहु की दशा चल रही है और दशा ये है कि बड़ी हताशा और निराशा की दशा थी। बड़ी मेहनत के बाद भी बहुत चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से निराशा और हताशा में ये एक्शन लिया। लेकिन रही बात आपका प्रश्न, मैं ले लेता हूँ कि घर वापसी संभव है कि नहीं है। तो देखिए जो आपने प्रश्न किया है 8:17 पे, उसके हिसाब से बता दूं कि अभी जो इनके आने का समय, देखिए ये कहीं न कहीं ये आना नहीं चाहते हैं। और जब प्रश्न काल में नवम भाव का स्वामी किसी पापक ग्रह से पीड़ित हो तो ऐसा व्यक्ति यात्रा में कष्ट में रहे। तो ये जहाँ पे भी हैं ये कष्ट में हैं, ये पीड़ा में हैं और ये तकलीफ़ में हैं और ये आना भी नहीं चाहते हैं। तकलीफ़ें उठा रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं, लेकिन ये वापस नहीं आना चाहते हैं। दूसरी बात, अगर आप इनको वापस बुलाना चाहती हैं तो मैं एक उपाय बताता हूँ, थोड़ा सा इतर उपाय है, लेकिन अगर आप करेंगी तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और ये घर वापस आ सकते हैं। क्योंकि चंद्रमा आज के दिन में मघा नक्षत्र में है, सिंह राशि में है, तो आने की संभावनाएं बन सकती हैं अगर उपाय किए जाएँ। उपाय क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ 10 पाठ इनके आगमन के लिए संकल्प पूर्वक कराया जाए और ये संकल्प लेकर के कि जल्द से जल्द गौरव जी कहीं भी धरती पे हैं वो जल्दी से जल्दी अपनी सूचना दें या स्वयं अपने से घर चले आएँ, मिल जाएं। तो इसके लिए दुर्गा सप्तशती का वैसे तो तरीका है अनुलोम विलोम क्रम में करने की, लेकिन मान लीजिए अनुलोम विलोम क्रम में करने की जो स्थिति है बहुत कम लोगों को ज्ञात है। लेकिन अगर आप ऐसे भी दुर्गा सप्तशती के 10 पाठ इनके लिए कराती हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे अभी जो स्थिति बन रही है वो आने की संभावना नहीं है अपने से, और ये बच्चा कहीं कष्ट में है, पीड़ा में है और जिसकी वजह से ये चाह करके भी नहीं आ पा रहे हैं। तो ये उपाय कराइए, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। तो उम्मीद है सीमा जी आप भाई के लिए जिस तरह से व्याकुल हैं और कहीं ना कहीं उपाय अपनाती हैं, सप्तशती का पाठ यहाँ पर करवाती हैं, तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और भाई सकुशल जो है घर वापसी करेंगे। अब पंकज एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर आचार्य जी जो जुड़ चुके हैं, पलामू झारखंड से जुड़े हैं। पंकज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? प्रणाम पंडित जी। ये आशीर्वाद बताए पंकज जी। बाबा मेरा सवाल था ना कि 2 सवाल है कि मेरे यहाँ कबूतर बहुत रहता है और काला चूटी, ये रहना शुभ है कि अशुभ? और मेरा जन्म तिथि 1/7/1972 है, 10:31 रात्रि। 1/7/1972, समय कब? 10:31 रात्रि। अच्छा, 21 की 31? जगह का नाम पड़ेगा पांकी गांव पड़ेगा। ठीक है। बाबा मेरा पहला शादी होकर टूट गया है, दूसरा शादी कब तक होगा और शादी का भविष्य कैसा? बहुत चिंतित है बाबा। मुझे लगता है आप एक बार और प्रश्न कर चुके हैं क्या, मुझे जैसा याद आ रहा है इस शो में। हाँ एक बार बहुत पहले किए थे बाबा। हाँ तो मेरे यहाँ लाइट कट गया था इसलिए पता नहीं चल पाया था। अच्छा, क्योंकि जो मैंने आपको उत्तर उस दिन दिया होगा सेम उत्तर है। अभी देखिए 22 नवंबर 2025 तक ये आपके राहु की दशा चल रही है
अगर आप स्वयं से थोड़ा प्रयास करें, क्योंकि अब ये अरेंज मैरिज की बात तो बहुत दूर निकल गई है। अरेंज मैरिज होने का योग तो अब अगर आप इंतजार करेंगे तो नहीं, अगर आप स्वयं से इनिशिएटिव लेंगे तो नवंबर दिसंबर के महीने में आपके विवाह का योग बना हुआ है और नवंबर दिसंबर 2025 में ही आपका विवाह हो जाएगा। थोड़ा सा आप एफर्ट तेज करिए और जुलाई के बाद इसके योग बनेंगे, नवंबर दिसंबर तक पूर्णता हो जाएगी। रही बात जो प्रश्न आपने तो किया, कबूतर जिस आवास में आप रहते हैं, मतलब ऐसा आवास जहां आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, ऐसे आवास में कबूतरों का आना जाना या कबूतरों का घोंसला बनाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। एक आध कबूतर हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो वो अनुचित माना जाता है, वो वास्तु दोष को क्रिएट करता है। दूसरा बात, काली चींटियाँ, चींटियाँ या जीव कोई भी हो आवासीय परिसर में नहीं होने चाहिए। ये बिल्कुल दोषयुक्त होता है, दोषपूर्ण है। इसके लिए आप जो उचित उपाय हो सकते हैं, बिना जीव हत्या किए, बिना जीव को नुकसान पहुंचाए, उन्हें आप अपने घर से बाहर करने का प्रयास करें। हमारे बचपन में हमें याद है कि जब चींटियाँ आती थी तो हमारी दादी उन पे जो आटा होता है गेहूं का वो डाल देते थे, तो कहीं ना कहीं चींटियाँ वो एक तरह से वहाँ से चले जाते थे। कभी कभी उसमें आटे में चीनी भी मिला देते थे और वो वहाँ से वो लेकर के और फिर दोबारा वहाँ दिखाई नहीं देती थी। तो आप इस तरह के कुछ जो हमारे लोक संसार में, हमारे आम जन मानस में जो परंपरा है उसका आप पालन करें। कोई शास्त्रीय विधान, कोई शास्त्रीय नियम इसमें नहीं है। सिर्फ इतना जरूर मैं कहूँगा कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। कुछ आप ऐसा उपाय करें कि वो आपके घर से अपने आप स्वयं रास्ता बदल लें और आपके घर में अपने लिए आवास न बनाए। कबूतर का हो, चींटी का, कोई भी ऐसा जानवर है जो रेप्टिलिया वर्ग से आता है, सरीसृप से या ऐसा आता है, तो उसे घर में नहीं रहना चाहिए। ये दोषयुक्त है, दोषपूर्ण है। बिल्कुल, उम्मीद है पंकज जी आज जो आप जानना चाह रहे थे उसका आपको उपाय और जवाब जो है वो मिला है आचार्य जी से, और इस चीज़ को, उपाय को ज़रूर अपनाइएगा, आने वाले दिन आपके बेहतर होंगे। और इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश है झारखंड से। आपके पास राजेश जी हम आए, लेकिन उससे पहले कई कॉलर जो हैं, जिस तरह से अभी पंकज जी ने भी कहा कि देखिए आचार्य जी जवाब आप दे रहे थे, जब आप बता रहे थे तो लाइन कट गई थी और इस वजह से जो है मैं सब कुछ सुन नहीं पाया था। तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि आप सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब पर भी जाकर के जो है देख सकते हैं। लगातार देखिए कि आपको ये स्क्रॉल करता हुआ मिल रहा है कि www.theindiadaily.com पर आप जाकर के जो भी कार्यक्रम है उसको देख सकते हैं। और देखिए, अगर आप यहां पर यानी कि लाइव नहीं सुन पा रहे हैं तो आप वहां पर हमारी सारी चीजें जो है वो अपलोडेड होती है, आप वहां जाकर के भी प्रोग्राम को देखेंगे तो आपकी जो भी समस्या रही, जो भी उपाय जो है आचार्य जी की तरफ से बताए गए, पंडित जी की तरफ से बताए गए, वो सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा और उसके बाद आप उस उपाय को अपना करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये देखिए, ये लगातार इसी तरह से हम चला रहे हैं कि देश दुनिया की जितनी भी बड़ी खबरें हैं वो जानने के लिए इस खास शो के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए जो है आप www.theindiadaily.com पर जा करके अपनी हर समस्या का समाधान भी पा सकते हैं, हर खबर से अपडेट भी रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आचार्य जी और राजेश जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी झारखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब पंडित जी, दुकान भी चला गया मेरा, इससे मेरा सुधार होगा जी। कहाँ से बोल रहे हैं राजेश जी? पंडित जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? झारखंड, बिहार से, झारखंड से बोल रहे हैं, बोकारो से। बोकारो से? हाँ। आपकी कितनी उम्र होगी? बोकारो से। सबसे पहले राजेश जी हम आपसे चाहेंगे, अपील करेंगे कि प्लीज आप टीवी का साउंड कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज जो है हम तक क्लियर आए और हम आप तक आपके सवालों का जवाब भी दे पाए। हाँ पंडित जी अब बोलिए। मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया है, दुकान भी मेरा बंद हो चुका है जी। मेरा जन्म तिथि है 3/5/69। 3/5/69 मेरा जन्म तिथि है जी। सुबह के 8 बजे। सुबह 8 बजे। और मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया है, दुकान भी बंद हो चुका है। जन्म स्थान आपका बोकारो ही है? जन्म स्थान मेरा जम्मू है, बिहार के पास, देवघर के पास पड़ता है, बिहार जी, झारखंड का बॉर्डर है जी। रहते हैं बोकारो में। बिहार में कहाँ जन्म स्थान बताया आपने? जमुई चकाई। देखिए, जो आपकी डिटेल है 3 मई 1969 8 बजे सुबह का, इस हिसाब से मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, जन्म राशि बनती है वृश्चिक, और अभी शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र आपका उच्च का है, बृहस्पति के अंतरदशा के साथ अभी भोग कर रहा है। देखिए, शुक्र आपका खराब नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है ये पूर्व की प्रॉब्लम है। जो भी ये समस्याएं आपको देखनी पड़ी, ये केतु की अंतरदशा में देखनी पड़ी और केतु के ही कारण से ये सारी समस्याएं आपके जीवन में आई।
और कहीं न कहीं आपकी जन्म कुंडली में चूंकि शनि नीच का होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी लाभ के रास्ते हैं वो बंद हो गए, वो समाप्त हो गए। अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है ये इतनी बुरी नहीं है कि आप इतना निराश होकर के और घर बैठ जाएं। मुझे जो दिखाई देता है, भले आपके आर्थिक स्रोत बंद हो गए हों, भले आपकी दुकान जो है आपके हाथ से छूट गई हो, लेकिन कोई अभी भी निराशा की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। आप में अभी भी इतना सामर्थ्य है, आपको इतना अभी भी पीछे से सपोर्ट है कि आप पुनः खड़े होंगे या पुनः आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगे। सिर्फ आपको 2 उपाय कहूँगा करने के लिए। चूँकि धन भाव का स्वामी चंद्रमा वह नीच का है अष्टम भाव में, दूसरा लाभ भाव का स्वामी मंगल वह उसके साथ है। तो मतलब आपको पहले तो बहुत बड़ा बड़ा लाभ के अवसर दिखाई देते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम जब आता है तो सब कुछ चूक जाता है, सब कुछ छूट जाता है। तो इसके लिए आपको सिंपल एक उपाय बता देता हूं कि आप एक पलाश की लकड़ी होती है, पलाश जिसको गांव में छूल कहा जाता है, या पलाश आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। पलाश की आप लकड़ी की व्यवस्था कर लें। अब पलाश की लकड़ी आप तोड़ लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब अपनी जो पहली अंगुली है इसके बराबर आप उसको काट लीजिए और उसको देसी घी में डुबो करके लगातार 17-18 दिन आप उसी लकड़ी से हवन करिए। मंत्र आपको सिर्फ बोलना है ओम सोम सोमाय स्वाहा, ओम सोम सोमाय स्वाहा। सिर्फ इस मंत्र के माध्यम से पलाश की लकड़ी से आप हवन करिए 17-18 दिन लगातार बिना किसी गैप के। ये अगर उपाय एक ये, और दूसरा दिन में एक बार शिव मंदिर जरूर जाइए। कोई नियम बना लें तो अच्छी बात है, नहीं तो दिन में एक बार जाइए, भगवान शिव को प्रणाम करके आइए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए, बात खत्म। ये 2 उपाय करिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कोई बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। और जितना मुझे ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है उस पर बता दूं कि आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। ये समस्याएं भले आएँ आपके जीवन में, लेकिन रहने खाने पीने और जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव इतना कभी नहीं होगा कि आपको तकलीफ हो। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा, चंद्रमा चूँकि नीच का हो गया है तो आर्थिक रूप से थोड़ा आप परेशान रहते हैं। कभी आप अपने पौरुष से, अपने पुरुषार्थ से धन जमा नहीं कर पाते हैं। कोई अगर चीज़ खरीदनी चाहे, कोई सुख साधन खरीदना चाहे तो नहीं कर पाते हैं, उसमें ज़रूर विलम्ब है, लेकिन जो ज़रूरतें हैं वो आपकी पूरी होती रहेंगी ईश्वर की कृपा से। और ये उपाय कर लेंगे तो शायद ये समस्या भी आपकी ठीक हो जाए। बिल्कुल, उम्मीद है राजेश जी जिस तरह से आप अभी परेशान थे, आपकी आवाज़ में भी वो चीज़ें झलक रही थी, तो अब जिस तरह से आचार्य जी ने यहाँ पर उपाय बताया कि देखिए समस्याएं तो आचार्य जी आती जाती रहती हैं, जब आप हिम्मत रखते हैं तो आने वाले दिन जो है वो बेहतर होता है और उपाय कुछ अपनाने की बस ज़रूरत होती है। और कहते हैं ना कि भावनाएं और भावों को यहाँ पर अगर सही से रख करके इन उपायों को अपनाया जाए तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। राजेश जी, ये सबसे पहले आचार्य जी आपसे हम इस बात को भी समझना चाहेंगे, बाकी और कॉलर्स को तो हम लेंगे ही, लगातार हमारे साथ जो कॉलर्स हैं, दर्शक हैं, वो जुड़ रहे हैं, लेकिन आपने कबूतर को लेकर के कहा। हमारे यहाँ पर अगर मैं भी जानती हूँ जो कि कबूतर होना कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि सुख और समृद्धि आती है, आर्थिक स्थिति जो है वो बेहतर हो जाती है, पैसे का आगमन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी जो मैं आपको सुन रही थी तो मुझे लगा इस मिथ को अगर आप तोड़ सके, ये मिथ है, सत्य है, क्या है? देखिए, कबूतर कई तरह के होते हैं। पहली बात देखिए, एक तो सफ़ेद कबूतर होता है, दूसरा होता है एक कबूतर जो है होता है वो जिसको नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ होता है तो जो नीलकंठ माना जाता है कि उसके गले में नीले रंग का वो बना होता है निशान, जिसको नीलकंठ कहा जाता है। तो ये जो नीलकंठ कबूतर है ये भगवान शिव और माता पार्वती का अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जब माता पार्वती को भगवान शिव जो है जब कथा सुना रहे थे रामचरितमानस की, भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुना रहे थे, तो वह कपोत ही वह सुनने वाला था। ठीक है, कहीं कहीं सुख लिखा गया है कि सुख था, कहीं कहीं कपोत। आप जानिए कि विजयदशमी के दिन इस नीलकंठ कबूतर के दर्शन को बहुत शुभ माना गया है, बहुत पवित्र माना गया है। तो इसलिए फर्क करना, लेकिन अगर आप बात करें कि घर में क्या इन कबूतरों को रख सकते हैं, भाई बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो जो आवास है, वो जो घर है, वो आपका है, इंसानों के लिए है। और चूंकि कबूतर जो पालते हैं जो लोग, भाई जिनका कई लोग का व्यापार ही है कबूतर पालना, उनके लिए कोई दोष नहीं, क्योंकि उनकी जीविका है। लेकिन सामान्य गृहस्थ, आम गृहस्थ अगर एक आध कबूतर कोई पाला है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो आपके घर में घोंसला बना रहे हैं, खुद से अगर कबूतर आ रहे हैं, वहां उन्होंने घोंसला बनाया, और घर में भी नहीं, बैल्कनी या फिर कहते हैं ना जो पुराने घर छज्जे हुआ करते थे, उसमें हमने देखा है जो पक्षियां होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने घोंसले बना लेते हैं। अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो घोंसला बनाते हैं,
घोंसला बनाने के बाद वो अंडा देते हैं। अगर मान लीजिए जो अंडा देते हैं अब वो कहीं ना कहीं जीव अगर प्रकट नहीं हुआ, जीव वो अंडे में अंडा ही समाप्त हो गया, सड़ गया या जीव मर गया, क्योंकि ठंड में मैंने देखा है कि अक्सर कबूतर जब बालकनी में या बाहर बनाते हैं घोंसले तो अक्सर वो पक्षी मर जाते हैं, और मरने के बाद कहीं ना कहीं ये जो गृहस्वामी होता है उसका प्रायश्चित उसी के ऊपर आता है। रखना अलग है, लेकिन अगर आपके यहाँ, जैसे हमारे यहाँ गाँव की बात बताऊँ कि पहले एक गोहत्या का पाप उसको नहीं लगता था जो गाय गोवध करता था। अगर मान लीजिए रात्रि काल में आपने अपने गाय को ले जाकर खूंटे से बांधा और अगर वो गौ खूंटे पे ही मर गई तो जिसने रात में लास्ट टाइम उस खूंटे से गाय को बांधा था गोहत्या का प्रायश्चित उसको लगता था, जबकि उसे कोई गलती नहीं है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसने नहीं जान के गोवध किया है, उसने बांधा, रात में उसको कोई दिक्कत हुई, कोई उसको प्रॉब्लम हुई और वो शरीर गाय ने छोड़ दिया, लेकिन उसका जो गोहत्या का प्रायश्चित था जिसने उसको बंधन में रखा उसके ऊपर लगा। तो कहने का मतलब यह है कि जाने अनजाने में अगर आपके घर में कबूतर, या तो उसकी आप देख रेख करिए, उसको आप बिल्कुल ठीक रखें, उसको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वो आपके यहाँ अतिथि के रूप में है ना। अब वो चाहे जैसे आया, चाहे बुलाने से आया है और चाहे बिना बुलाए आया है, वो आपका अतिथि हो गया। अब आप उसकी सेवा देख रेख, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ज़बरदस्ती न करें, जैसे ही वो एक तिनका ले आए तभी आप सफाई करें ताकि वो घोंसला बनाने ही ना पाए। और अगर आपके घर में ऐसा है तो कहीं न कहीं ये बीमारियों का कारण होता है, कहीं न कहीं ये घर में आने वाली समस्याओं का कारण होता है। इस पे आप अलग वास्तुशास्त्रियों का विचार हो सकता है, लेकिन मैंने जो कहा है ये प्रमाणिक है, ये सच है, इस पे आप यकीन करिए और आप कुछ दिन इसको अनुभूत करके देखिए। ये जो मैं कह रहा हूँ यही प्रतिफल होगा। जिनके घरों में कबूतर के घर हैं उनके घर में कोई न कोई एक सदस्य किसी असाध्य और गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ये आप 2-4-10 घरों में आप प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर दर्शक जो है वो जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, राकेश हैं, बिहार से जुड़े हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी राकेश जी। जी, मेरा नाम राकेश हुआ, मैं सिवान से बोल रहा हूँ। जी जी, मेरा 3 क्वेश्चन है। पहला तो मेरी पत्नी का जन्म है 3/3/1987 दोपहर 1 बजे। इनका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। ये कहाँ पैदा हुई आपकी श्रीमती जी? सिवान। सिवान में इनका जन्म स्थान। ठीक है जी, क्या पूछना है इनके बारे में आपको सेहत के अलावा? हाँ, अच्छा। इनका जैसे हम लोग की शादी को 12 साल हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं है। देखिए, इनका जो आपने डिटेल बताया मिथुन लग्न है और कहीं न कहीं अभी जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा में शनि का अंतर है, तो इस समय ये महिला भयंकर डिप्रेशन से गुजर रही हैं। ये अवसाद की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, तो पहले भैया इनको किसी बढ़िया साइकियाट्रिक को दिखाइए। दूसरी, चूँकि चंद्रमा और शनि के साथ जो इत्तेसाल ये दशा का भी चल रहा है, एक दूसरे के साथ परस्पर दशा और अंतर दशा में है, ये कहीं न कहीं लीवर और हार्मोन से जुड़ी हुई बीमारियां देती हैं। तो आप इन्हें एक अच्छे जो है पहले साइकियाट्रिक को दिखाएं, दूसरा गायनिक के डॉक्टर को, तीसरा किसी जो है गैस्ट्रो के डॉक्टर को। और ये बीमारी है और ये लंबे समय से चल रही है। जब से चंद्रमा की दशा आई है तब से ये बीमारियां इनके जीवन में, खास करके हार्मोन की और मानसिक, क्योंकि हार्मोन जब असंतुलित होते हैं तो कहीं न कहीं महिलाओं को मानसिक तनाव बहुत होता है और कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर फेस ऑफ करने पड़ते हैं। और ये दशा इनकी 2019 से शुरू हुई है। 2019 के पहले सूर्य की दशा थी और सूर्य इनके जीवन में कहीं न कहीं वह भी उचित फल नहीं दिया, उतना अच्छा फल नहीं दिया, क्योंकि वह जो है कुंभ राशि में रहा। सूर्य जो है इनके जो है जीवन में उतना शुभकारी नहीं रहा। लेकिन चंद्रमा जब से 2019 लास्ट से आया है तब से सेहत को गंभीर स्थिति में डाल दिया है। और रही बात इनकी सेहत को ठीक करने की, तो एक तो पहले आप इनको अच्छे गायनिक को दिखाएं और साइकियाट्रिक को दिखाएं। दूसरी बात, उपाय क्या करना है, ज्योतिषी उपाय क्या करना है, पूजा पाठ क्या करना है, वो बता देता हूँ। शनि चूँकि इनके जीवन में भाग्येश भी है और अष्टमेश भी है, तो शनि का आप दान तो नहीं कर सकते क्योंकि इनके भाग्य का स्वामी है। तो अपने सभी दर्शकों को बता दूं, जो आपके भाग्य का देवता ग्रह है उससे जुड़ी हुई वस्तुओं का दान आप कदाचित न करें, कदापि न करें। अगर आप जीवन के चौथे प्रहर में है तब आप कर सकते हैं, मतलब आपकी आयु अगर 60-65 के ऊपर है तब आप कर सकते हैं, लेकिन उसके पूर्व नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये भाग्य को अस्त करता है। लेकिन उपाय क्या करना है, सेहत के लिए, सेहत ठीक करनी है तो आप इनके लिए पर डे, आप चूँकि उनके पति हैं तो आप जो भी करेंगे वह उनको जरूर प्राप्त होगा। इसलिए आप इनके बेहतर सेहत के लिए स्वयं आप
अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ अगर नियमित आप करना शुरू कर दें तो इनकी सेहत 1 महीने के अंदर सुधर जाएगी। दूसरा आपको क्या करना है इनके लिए, जब भी अगर आपको मौका लगे तो आप जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उस 12 ज्योतिर्लिंग में किसी एक में इनको ले जा करके किसी भी शनिवार के दिन वहाँ इनको दर्शन कराएं और इनके हाथों से दूध जल जो वहाँ अभिषेक होता है जैसे वो कराएं। इसके साथ साथ शनिवार के दिन अगर संभव हो सके तो समी के पत्तों से भगवान शिव का पूजन इनके हाथ से कराएं। ये 3 उपाय ज्योतिषी इनके लिए बनते हैं। आपको अर्गला स्तोत्र करना है, इनको 12 ज्योतिर्लिंग में किसी भी ज्योतिर्लिंग में इनको दर्शन करवाइए और शनिवार के दिन सायंकाल या प्रातः काल में समी के पत्र से भगवान शिव का अर्चन करवाइए। ये 3 उपाय करते हैं, ये 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और डॉक्टर भी आपको सही मिल जाएगा, जिसकी औषधि के प्रभाव से इनकी सेहत में 50% सुधार आपको पहले हफ्ते से ही दिखाई देगा। रही बात संतान की, तो संतान की भी समस्या इसीलिए है क्योंकि बहुत सारे इनके जो है हार्मोन अनबैलेंस है, वो ठीक प्रकार से जो है काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ठीक प्रकार से ओवम बनते नहीं है, तो फर्टिलिटी होती ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए ज्योतिष समाधान के साथ साथ अगर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, जिस तरह से आचार्य जी ने यहाँ पर बताया राकेश जी, तो समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा और सुखद जीवन जो है आप जीवन यापन करने लगेंगे। इसी के साथ लगातार जो है कॉलर्स तो और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य जी, एक संदेश के जरिए भी जो है यहाँ पर सवाल पूछा गया है और ख़ास करके बेटी के बारे में पूछ रही हैं। 10 जुलाई 2018 इनका डेट ऑफ बर्थ है और दिल्ली में जो है वो जन्म है। ओविया सिन्हा नाम है और छोटी है अभी, तो जानना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी। इसकी समय क्या है इनका? समय शाम को 5:45 लगभग ये है, लेकिन कंफर्म वो नहीं बता पा रही है। जन्म स्थान दिल्ली में ही है जी। 10 जुलाई 2018 दिन मंगलवार शाम को 5:45। ये बिटिया है जी, छोटी बच्ची है और 6 वर्ष की आयु है। अभी मंगल की दशा इसकी चल रही है। मंगल इसका उच्चका है, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा है बच्चे में और ये मंगल उच्चका होता है ऐसे बच्चों में तो अपने जिद्दपन में जो है कुछ गलत निर्णय लेते हैं। तो अभी छोटी है तो इसलिए कोई बहुत घबराने की बात नहीं है, माता पिता के गाइडेंस में रहेगी। और आगामी दशा इसकी राहु की है, जो राहु इसकी जन्म कुंडली में कर्क का होकर के अष्टम भाव में बैठा है, समत्व को प्राप्त है, पुष्य नक्षत्र का है, जो है शनि के अगर स्थिति देखी जाए तो लग्न में शनि इसके विराजमान है, जो कि आगामी दशा 12 अप्रैल से शनि का अंतर आने वाला है। मंगल और शनि का ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इसके लिए ठीक नहीं रहेगा। शरीर में जिद्दपन का बढ़ना, गुस्से का बढ़ना, ये सब एक सामान्य परिवर्तन इसके शरीर में मन में हो सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आप इसको प्यार से समझाएं। और रही बात कोई पूजा पाठ, कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है, जीवन इसका बहुत अच्छा है। और जब तक अभी मंगल की दशा है तब से घर में बहुत आर्थिक उन्नति हो रही है, घर में सब प्रकार से कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं के साधन की वृद्धि हो रही है, मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर इसके जीवन में इसके जन्म के बाद परिवार में होती हुई दिखाई दे रही हैं। और अभी 2029 तक ये मंगल की दशा रहेगी, तो 2029 तक सब प्रकार से ठीक रहेगा। 2029 के बाद राहु आएगा, फिर थोड़ा सा चैलेंजिंग लाइफ इसके लिए शुरू होगा, तो वहाँ फिर आप कुंडली दिखा लीजिएगा, जो जरूरी उपाय सलाह होगी वो जरूर बताया जाएगा। जी, तो उम्मीद है कि ये उपाय और उपाय के साथ साथ बस इस चीज़ को समझना है कि कैसे आने वाली ज़िंदगी रहने वाली है। इसी के साथ एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल कुमार है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं और क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से? सीतामढ़ी बिहार से मैं बोल रहा हूँ। जी, सीतामढ़ी बिहार से। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25 की रात। जी हेलो जी, 25 फरवरी की रात 12:10 पर। तो 25 के बाद तारीख हमें चेंज करनी है कि नहीं? जी, 26 फरवरी करनी है इंग्लिश कैलेंडर से। 26 फरवरी 0010 आवर्स गया बिहार। जी, ईयर नहीं बताया आपने। 1974। समय क्या बताया आपने एग्जैक्ट? रात के 12:10, अंग्रेजी तारीख से 26 हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात आपकी। जी, क्या पूछना है आपको? सर हेल्थ के बारे में, और मेरी सेकंड में भी मतलब डिवोर्स हो गया था, तो आगे क्या लाइफ में एस्पेक्ट रहेगा? देखिए, सेहत के बारे में बता दूं कि आपके लग्न का स्वामी मंगल मारक स्थान में सप्तम में बैठा है। इस सेहत की वजह से ही सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में हुई।
दूसरी बात जो आपने मैरिज के लिए पूछा है, तो मैरिज के बारे में बता दूं, 14 नवंबर 2025 के बाद जो है मैरिज का सुख आपके जीवन में अच्छा दिखाई देता है। मंगल बृहस्पति की दशा है और मंगल और बृहस्पति कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मंगल जिनके भी सप्तम भाव में जाता है उनका दाम्पत्य जीवन प्रभावित और पीड़ित होता ही है। वही फल आपको मिला। ऐसे लोगों की जो प्रथम जो जीवन संगनी होती हैं थोड़ा उग्र स्वभाव की होती हैं, थोड़ा क्रोध के स्वभाव की होती है और मानसिक रूप से उतनी स्वस्थ नहीं होती, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन ठीक प्रकार से नहीं चल पाता है। आज थोड़ा पहले तो लोग एडजस्ट भी करते थे, लेकिन आज कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता है किसी के लिए, और थोड़ी सी लोगों में एक धर्म का, चरित्र का भी अभाव देखने को प्राप्त होता है। लेकिन मंगल सिर्फ इतना करता है कि आपके जीवन साथी को उग्रता का स्वभाव देता है, थोड़ी मानसिक रूप से अस्वस्थता देता है। रही बात सेकंड मैरिज की, तो वो विवाह आपका ठीक है और वो जीवन आपका ठीक दिखाई देता है। क्योंकि शुक्र आपका तीसरे भाव में है, वो शनि के नक्षत्र में है, तो आपके मनोनुकूल, आपके आचरण के जैसे आप चाहते हैं वैसा आचरण करने वाली और आपके मनोनुकूल, और वो सुख आपको जो है 23 अक्टूबर 2025 के बाद मिलता हुआ दिखाई देता है। सेहत में निरंतर गिरावट होगी। सेहत आपकी जैसे जैसे ये दशा बीतेगी वैसे वैसे सेहत में गिरावट अनवरत जारी रहेगी, क्योंकि मंगल में राहु है, उसके बाद बृहस्पति आएगा और उसके बाद आगे की जो दशा है, राहु की दशा है, वो दशा आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो मारक स्थान द्वितीय भाव में बैठी है। तो ये कहीं न कहीं बुढ़ापा कह लीजिए या ये कह लीजिए कि जो कोई बीमारी है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, तो वो शनै शनै बढ़ रही है। थोड़ा आप परहेज करिए, थोड़ा डॉक्टरों की बात माना करिए, तो कम बीमार होंगे। अगर आप लापरवाही करेंगे, ऐसे लोग प्रायः खाने पीने में, सोने उठने बैठने में लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से इनकी बीमारियां बिगड़ती जाती हैं, ख़राब होती जाती हैं। बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गई, इस तरह की जो है सेहत की बीमारियां ऐसे लोगों को होती हैं और इन्हीं सी वजह से दिक्कत आती है। जी, उम्मीद है राहुल जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आने वाला दिन आपका बेहतर रहेगा, इस बात को बताते हुए आचार्य जी दिखे हैं। और इसी के साथ आचार्य जी, कॉलर्स जुड़ रहे हैं, दर्शक जुड़ रहे हैं, लेकिन आपसे एक चीज़ को हम थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, ये तो जो टाइम और डेट बता रहे हैं उनके ज़रिए जो है उनको जो भी उनकी समस्याएँ हैं उसका उपाय बताते हुए, समाधान बताते हुए, लेकिन डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस फ्री कैसे रहें? क्योंकि देखिए, स्ट्रेस होता है तो ही सारी समस्याएं जो है वो उत्पन्न होने लगती है। तो इसके लिए कौन सा मंत्रोच्चारण होना चाहिए, कौन सा ज्योतिष समाधान होना चाहिए जिसको रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई अपना सके, चाहे जिनकी राशि जो है वो कन्या हो, चाहे मिथुन हो या फिर मीन लग्न, मीन वाली हो, तो इससे कोई फर्क ना पड़े, ऐसा जो अब रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई अपनाए? देखिए, इसके लिए किरण जी उपाय तो शास्त्रों में कई बताए गए हैं, लेकिन जो सर्वभौम है, जो सबके लिए कर सकते हैं, और इसमें ऐसा कोई ना हो कि जो कहे कि मैं कैसे करूं, सब कर सकते हैं। आपके परिवार में, आपके कुल में, आपकी परंपरा में और कोई न कोई आपके माता पिता के इष्ट होंगे, उस इष्ट का आश्रय लीजिए। बहुत आसान है, ऐसा कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं जिसका कोई इष्ट नहीं होता है। आप अपने इष्ट के आश्रय में रहिए और उस इष्ट के मंत्र को, उस इष्ट के नाम को, उस इष्ट के जो है पूजा विधान को आप फॉलो करिए। जैसे मान लीजिए कोई भगवान श्री राम का भगत है, आपके कुल देवता राम है, आपके माता पिता ने राम की पूजा करी है, आपके घर में सदैव रामचरितमानस का पाठ होता रहा है, तो आप राम नाम का आश्रय लीजिए। मान लीजिए कोई कृष्ण भक्त का परिवार है, तो भगवान कृष्ण की भक्ति उस परिवार में परंपरा में रही है। जैसे हमारे परिवार में भगवती दुर्गा की आराधना, शक्ति की उपासना की परंपरा रही है, तो हम जैसे लोग हमेशा शक्ति के ही शरण में रहते हैं, हमेशा उनका ध्यान करना। जब जो आपका इष्ट है, इष्ट का आश्रय ही लेने से कल्याण संभव है। डे टू डे बात कर रहा हूं। अब कैसे लिया जाता है? सोते, उठते, बैठते, जागते, अहरनिश अगर आप अपने इष्ट का आश्रय लेते हैं, अपने इष्ट का नाम लेते हैं, इसमें कोई विशेष मंत्र की आवश्यकता नहीं है। वो मैं आपको कुछ बता दूं, हो सकता है वो मेरी मति से उत्पन्न, मेरे ज्ञान के अनुसार हो सकता है वो आपको लागू भी हो और ना भी हो। लेकिन अगर आप अपने इष्ट को जानते हो, आप अपने इष्ट को मुझसे बेहतर जानते हैं भाई, आपको आपके माता पिता ने कुछ सिखाया होगा बाल्यकाल से, या आपने कुछ सीखा होगा, या आपके गुरु ने आपको कुछ दीक्षा दी, वो जो मंत्र है, वो जो आपका इष्ट है, उसको कस करके पकड़ लीजिए। बिल्कुल ये मानिए कि जो करता है वही करता है, और आप अपने अंदर कर्ता भाव को छोड़ दीजिए, तो डे टू डे लाइफ इतनी ईजी हो जाएगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने ऊपर बोझा रख लेंगे, तो एक तो काम का बोझ,
ऊपर से ये हो जाए इस भाव का बोझ, और आप दब के कहीं न कहीं सिकुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बोझ त्याग देंगे कि करता कोई और है, मैं तो माध्यम मात्र हूँ, और अपने इष्ट के जो भी करें इष्ट करें और छोड़ देंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और रामचरितमानस में भगवान श्री राम का जो एक चरित्र है वो भी आपको यही सिखाता है कि अगर आपको कोई राज्याभिषेक या राज्य का पद मिले तो खुश नहीं होना है, अगर वन मिले तो दुखी नहीं होना है। मतलब हर समय समभाव होना, समनसता बना के रखना, यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ी जीने की कला है। और जिसने ये कला सीख ली वो कभी दुखी नहीं होता है, वो सदैव हर परिस्थिति में एक समभाव बना रहता है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो में भक्त स में प्रिय। जो उदासीन है मतलब जो न्यूट्रल है, उदासीन और मतलब किसी भी कार्य को करने से नहीं सोचते हैं मैंने कर दिया, और सर्वारंभ परित्यागी, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें यश लेने की उनको भूख नहीं है कि मैं किया, मैं कर रहा हूँ, सबका त्याग कर देते हैं। अच्छा है बुरा है जो सब तुम्हारा है, और ऐसे जो लोग हैं वही भगवान के प्रिय है और उनका सारा कार्य स्वयं ईश्वर करता है। जी एक और हमारे साथ दर्शक जो है वो जुड़ गए हैं, अनुपम यादव हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या जानना चाहते हैं अनुपम जी? नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका नाम है आयुष्या, AAYUSHYA। ठीक है यादव जी। और डेट ऑफ बर्थ है 08101998, 8 अक्टूबर 1998। 8 अक्टूबर 1998 जी। और समय है 1945, शाम का 7:45 जी। कहाँ पैदा हुई बिटिया? फरीदाबाद, हरियाणा। एक बार आप डिटेल कंफर्म कर लें। ये जो आपने डिटेल मुझे बताई है 8 अक्टूबर 1998, 8/10/1998 और सायंकाल 1945, और हरियाणा फरीदाबाद का बिटिया का जन्म है। तो इसके हिसाब से मेष लग्न है और बिटिया की वृषभ राशि है। देखिए भैया, राहु में शनि का अंतर चल रहा है। दशा तो ये जो आगामी आने वाली है 28 मार्च के बाद, ये सेहत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है और थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम देगा। और ऐसे में विवाह की बात हो जाए, पढ़ाई की बात हो जाए, करियर की बात हो जाए, थोड़ा सा संकट दिक्कत दिखाई देता है। अब आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं इसके बारे में? अनुपम जी क्या रहेगा जी? हाँ जी, क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? शादी का योग क्या रहेगा और जीवन यापन के लिए क्या व्यवसाय करे या नौकरी करे? देखिए, अभी जो ये दशा शुरू होने जा रही है 28 मार्च के बाद, ये कहीं ना कहीं इसके विवाह को लेकर के बाधा उत्पन्न करेगी। और जैसा कि अभी आप बता भी रहे हैं कि विवाह अभी नहीं हुआ है, तो मैं तो ये कहूँगा अभी 18 महीने इसके विवाह को आप पोस्टपोन कर दीजिए। अभी ये 15-16 महीने इसके ठीक नहीं। जो भी रिश्ते आएंगे बड़े उठपटांग आएंगे और सही रिश्ते मिलने में कहीं ना कहीं विलंब और बाधा दिखाई देती है। चूँकि नवांश में शनि जरूर मिथुन का हुआ है, लेकिन लग्न कुंडली का प्रभाव जीवन पे अधिक दिखाई देता है। तो अभी ये 1 साल रुक जाए। नौकरी अगर करनी हो तो बैंकिंग सेक्टर में, कॉमर्स के सेक्टर में, ऐसे किसी फील्ड में इसको नौकरी कराइए, नौकरी ठीक रहेगी। शुरुआती दिनों में इसको नौकरी करना ही ठीक रहेगा। उसके बाद जब ये जीवन में 30 वर्ष की हो जाए, 28 वर्ष के बाद 30 वर्ष की आयु में ये अपना व्यवसाय कपड़े का या कागज़ से, प्रेस से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करे, उसमें इसको जरूर सफलता मिलेगी। विवाह के लिए अभी आपको 18 महीने, अगर विवाह तय भी होता है तो भी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि जब ये दशा राहु में शनि की शुरू हो रही है तो इस समय अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। जीवन में गलत सलाह देने वाले, गलत लोगों से मुलाकात हो जाती है और जो पूरे जीवन के ट्रैक को डिरेल कर देते हैं, गलत रास्ते पे ले जाते हैं। थोड़ा सी प्रतीक्षा करें और उसके बाद 15 महीने के बाद आप जो भी विवाह शादी के रिश्ते हैं उस पर अगर आप सहमति बनाएंगे तो जीवन अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बेटी के लिए ये बहुत बड़ा फैसला होता है जो माता पिता करते हैं आचार्य जी, और ऐसे में अगर 18 महीने थोड़ा सा आप डिले करके भी चलेंगे तो देखिए किरण जी, नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जो मैं ज्योतिष का जो उपयोग है वो यही है कि ज्योतिषी आपके जीवन को बदल नहीं सकता है। लोगों के भ्रम है कि ज्योतिषी जो बदल नहीं सकता। हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि बाबू आगे 1 फीट के बाद गड्ढा है, रुक जाओ नहीं गिर जाओगे, यही कर सकते। जैसे इस बिटिया की कुंडली में
राहु में शनि का अंतर आ रहा है। अब शनि इस कुंडली में नीच राशि का है, अश्विनी नक्षत्र का है और लग्न में ही विराजमान है। दसम भाव एकादश भाव का स्वामी है। राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है तो वैसे ही खराब होता है सेहत की दृष्टि से। दूसरा, चूंकि ये दसम भाव का स्वामी तो जीविका को कहीं ना कहीं खंडित करता है। अब ऐसे में अगर लोग, क्या मैंने अनुभूत किया है कि लोग गलत लोग मिल जाते हैं, गलत सलाहें दे देते हैं और उस पर आदमी चल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं फिर उसको उसमें बड़ी दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो अब इसमें यही ज्योतिष का रोल है कि अब मैं इनको कहा कि भाई अब इस समय कोई जीवन को चेंज करने वाला, जो पूरे जीवन जिसका प्रभाव हो, ऐसा कोई निर्णय मत लीजिए। सामान्य निर्णय है वो लेते रहिए, करते रहिए, लेकिन जो चूंकि विवाह एक ऐसा निर्णय होता है, वापस नहीं हो सकते, नहीं वापस हो सकते। एक बार निर्णय ले लिया, आपने वो ऐसा नहीं है तो कि आपने मान लीजिए कोई सब्जी खरीदी खराब होगी तो आप दूसरी ले आए, या आपने कोई जमीन खरीदा तो नहीं, अगर लाभ हुआ तो कोई बात नहीं, आपने बेच के दूसरी ले ली। इस तरह का फैसला नहीं है, ये जीवन के साथ जुड़ा है और ये आपके परिवार के साथ जुड़ा है। ये एक ऐसा निर्णय है जो आपके आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है, आपके परिवार को प्रभावित करता है। इसलिए ऐसे निर्णयों पे मैं कहता हूँ भाई थोड़ा सा होल्ड कर लो। जैसे आप 27 साल रुके रहे वैसे आप 1 वर्ष, सवा साल और थोड़ा सा वक्त यहाँ दीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरीन जी हैं, लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सरीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहते हैं आप आचार्य जी से? मेरी पत्नी का जो है बारे में जानना है। उनका नाम मृदुला सिंह है और उनकी जन्म तिथि है 25 जुलाई 1982 और दिन सोमवार, सुबह के 5:15, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपने दिन सोमवार बताया, लेकिन 25 जुलाई 1982 को तो रविवार आ रहा है। पंडित जी, हो सकता है दिन गलत हो रहा हो। 25 जुलाई 1982 ही है जन्म तिथि। समय 5:15 सुबह, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा गुरुजी, और ये सरकारी नौकरी में है, नौकरी कैसी रहेगी गुरुजी? देखिए, इनकी अगर करियर की बात की जाए तो करियर तो इनका अच्छा दिखाई देता है। करियर को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दसम भाव को स्वयं दशमेश देखता है तो पूरे जीवन नौकरी रहती है। जब तक व्यक्ति की सांसें चलती है तब तक वो अर्निंग कंडीशन में रहता है, वो कमाता ही रहता है, उसको कभी काम की और अर्थ की दिक्कत नहीं होती है। रही बात सेहत की, तो सेहत जरूर इनका प्रभावित और पीड़ित दिखाई देता है और ये बीमारी आज की नहीं, कई पुरानी और बहुत दिनों से चलती आ रही है। सेहत को लेकर के छोटे छोटे रोगों से इनको जूझना पड़ेगा और सबसे बड़ी दिक्कत है कि ना पूरी तरह से बीमार होती है ना पूरी तरह से ठीक होती है। ऐसा इसलिए होता है कि केतु इनके 6ठे भाव में है। कभी सर दर्द होगा, कभी कमर में दर्द होगा, कभी टांगों में दर्द होगा, कुछ न कुछ, कभी एलर्जी हो जाएगी, जैसे मौसम बदला तो कोई न कोई बीमारी इनको, मतलब एक तरह से बीमारियों से इनको कहीं ना कहीं परेशान रूबरू होना ही पड़ता है। अभी जो दशा चल रही है, गुरु में बुध का अंतर है और अभी ये जो दशा चल रही है ये थोड़ा विशेष रूप से सेहत को पीड़ा दे रहा है। तो आपको एक उपाय बता देता हूँ। आप सिंपली जो है इनको कहिए कि एक तो जो खाना पीना है उसको कंट्रोल करें और बुधवार के दिन केवल मूंग उबाल लें और मूंग के पे ही जो है एक दिन पूरा जो है रहें और वही मूंग उबाल करके लगभग 5 किलो की मात्रा में गाय को बुधवार जरूर खिलाएं। हरी मूंग को भिगो लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए, उसको खिलाइए और खुद भी उसी मूंग पे रहिए। इसके अलावा मूंग के अलावा उस दिन पूरे दिन और कोई डाइट मत लीजिए। इससे सेहत में बहुत अधिक इनके सुधार होगा और सेहत बहुत ठीक होगा। और ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इनका वजन न बढ़ने पाए, क्योंकि वजन बढ़ने के साथ रक्तचाप की बीमारी, बीपी की बीमारी ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है, बड़ी कम आयु में हो जाती है। ये 2 सावधानियां रखें और ये 2 उपाय करें। खुद बुधवार के दिन मूंग पे रहें और 17 बुधवार लगातार मूंग को उबाल करके और गाय को खिलाएं बुधवार। इनको ज़रूर आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा। जी, उम्मीद है सरीन जी आपको अपनी पत्नी के बारे में जो जानना था वो आप जानें और उपाय को ज़रूर यहाँ पर अपनाइएगा। आचार्य जी, आप हमारे साथ प्रश्न कुंडली हमारे इस खास शो में जुड़े, जो कि दर्शकों का सबसे पसंदीदा ये कार्यक्रम है जिसमें वो लगातार जुड़ते हैं और तमाम अपनी समस्याओं का समाधान जो है आपके ज़रिए यहाँ पर जानते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।